होते क्या हैं? तो सब जानते हैं सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, सॉलिड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, सॉलिड्स रिजिड होते हैं मतलब कठोर होते हैं, सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, सॉलिड्स को दबाया नहीं जा सकता यानी लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, और इनके पार्टिकल्स बहुत पास पास रहते हैं क्योंकि उन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है। बच्चों मैं आपको दिखाता हूं स्लाइड को ऊपर करके, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये वाला पॉइंट भी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, सॉलिड्स रिजिड होते हैं, हाई डेंसिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी लो होती है, साथ ही साथ उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि क्या होता है दुनिया की हर चीज, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो प्लाज्मा हो, कोई भी हो, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ सम पार्टिकल्स एंड दोज पार्टिकल्स आर constituent particles and constituent particles are nothing but atoms, molecules, ions। तो सॉलिड में क्या होता है, मान लो कोई सॉलिड है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी क्लोज होते हैं, समझे? वो क्लोज इसलिए होते हैं क्योंकि उन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होता है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया है, इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे आता है बच्चों कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड स्टेट, कि सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट क्यों कर पाती है, या लिक्विड स्टेट क्यों एग्जिस्ट कर पाती है, क्यों गैसियस स्टेट एग्जिस्ट कर पाती है। क्योंकि हम लिक्विड और गैसियस स्टेट को बच्चों यहां डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वी आर टोटली डिस्कसिंग सॉलिड स्टेट, राइट। तो अल्टीमेटली हमें सॉलिड स्टेट ही पढ़ना है, चैप्टर का नाम भी वही है। तो सॉलिड स्टेट जो होता है उसके पार्टिकल्स पास पास रहते हैं, वो हमेशा सॉलिड ही दिख रहा है, वो क्यों होता है? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स एक फैक्टर है और एक फैक्टर थर्मल एनर्जी है। जो आपका सिलेबस कहता है सीबीएसई का, वो आपको ये दोनों हेडिंग बस ध्यान रखनी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, थर्मल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होने से एग्जिस्टेंस रहती है सॉलिड स्टेट की, या ज्यादा होने से एग्जिस्ट करता है सॉलिड, या थर्मल एनर्जी कम रहने से सॉलिड स्टेट सॉलिड रह पाता है, या थर्मल एनर्जी ज्यादा होने से सॉलिड स्टेट सॉलिड रह पाता है। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो बच्चों इंटरमोलिकुलर फोर्स आप सभी जानते हैं, आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो वीक भी होता है, वो कई बार स्ट्रॉन्ग भी होता है, उसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। यानी द फोर्सेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बच्चों मतलब एटम्स, मतलब आयंस या मॉलिक्यूल्स, राइट। समझ में आ गया? उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं बच्चों। ये अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं और यही पार्टिकल्स को इकट्ठा रखते हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द पार्टिकल्स टुगेदर एंड मेकिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड स्टेट पॉसिबल। तो आप ध्यान रखना, मोर विल बी द इंटरमोलिकुलर फोर्स, मोर विल बी द चांसेस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट सॉलिड रह पाएगा, उसके लिए इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड, दैट इज थर्मल एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी होती है द एनर्जी बिटवीन पार्टिकल्स। The force of attraction between particles is called intermolecular force, right? The energy acting between the constituent particles is called thermal energy. It's like kinetic energy. अगर मानो मैं आपको कहूं कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो हमेशा मोशन में रहेंगे, भागते फिरते रहेंगे। अरे भागते फिरते रहेंगे तो क्या पास रह पाएंगे? क्या नहीं रह पाएंगे। जब पार्टिकल्स पास नहीं रह पाएंगे, दूर दूर रहेंगे, इधर उधर रहेंगे, तो सॉलिड नहीं रह पाएगा। यानी थर्मल एनर्जी आपकी कम से कम होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, ये चीज भी ध्यान रखना है कि थर्मल एनर्जी सब जानते हैं यार, हीट करने पर थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। आप हीट करोगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स इधर उधर भागेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आप लो टेम्परेचर रखोगे, थर्मल एनर्जी भी लो रहेगी,
ठीक है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स फिर क्या रहेंगे, स्ट्रॉन्ग, पार्टिकल्स पास पास रहेंगे। नाउ फाइनली इन शॉर्ट, अगर आप सॉलिड स्टेट को सॉलिड ही रखना चाहते हो तो इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होना चाहिए और थर्मल एनर्जी लो होना चाहिए। ये दोनों फैक्टर्स इस तरीके से होंगे तो आपका सॉलिड स्टेट सॉलिड ही रहेगा। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात, तो ये ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए तो अब सॉलिड की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड। हम आ गए हैं अगले टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ सॉलिड। बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखनी है, नोट रखना है, ये तो सबको पता ही है वैसे, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड पोजीशंस ऑफ constituent particles। constituent particles उनकी पोजीशंस क्या होती है बच्चों, फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड पोजीशंस ऑफ constituent particles। नाउ हम सॉलिड की टाइप पढ़ रहे हैं, तो बच्चों सॉलिड की टाइप हम पढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉलिड की जितनी भी टाइप होती होंगी, मैंने तो 2 लिखी हुई है, सपोज कितनी भी टाइप होती नहीं, मानिए 2 टाइप नहीं है, 1000 टाइप है, तो उन सब में ये तो कॉमन होगा ही कि पार्टिकल्स की पोजीशन क्या है बच्चों, क्या है, फिक्स्ड है। पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स्ड है, ठीक है। तो किस बेसिस पर सॉलिड को बांट सकते हो आप, जब हर सॉलिड में पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स्ड है? बच्चों पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे। फिक्स्ड है तो क्या हुआ, ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है कि पार्टिकल्स आपको रेगुलर पैटर्न में दिखें, मतलब इस तरीके से, मान लो एक सॉलिड है, ये सॉलिड है मान लो, इसमें पार्टिकल आपको ऐसे दिखे, या ऐसे पार्टिकल से बना हो ऐसे, और एक सॉलिड हो वैसे ऐसे बना हो ऐसे पार्टिकल से। तो इसमें आप देख रहे हो, देखो इसमें भी पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स है, इसमें भी पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स है, लेकिन इसमें आप देख रहे हो इसमें एक रेगुलर पैटर्न दिख रहा होगा आपको, इसमें आपको एक रेगुलर पैटर्न दिख रहा है, और इसमें आपको कैसा दिख रहा है, इररेगुलर पैटर्न। समझ में आ गया? तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड्स। आप कोई आपसे पूछे ऑन विच बेसिस यू हैव डिवाइडेड सॉलिड्स, तो आप कहना सॉलिड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं किस मैनर में, रेगुलर ऑर्डर में या इधर उधर ऐसे ही अरेंज्ड हैं, उस हिसाब से 2 टाइप के होते हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की। चलिए बात करें, चलिए तो बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के। ध्यान से देखना, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स सीबीएसई ने सॉलिड स्टेट से रिमूव कर दिए हैं। तो द डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड हम पढ़ने वाले हैं आगे अमोर्फस सॉलिड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बात करते हैं, चलिए ये वो सॉलिड्स होते हैं बच्चों जिसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर ऑर्डर में होती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब पार्टिकल्स का, तब हम ऐसे सॉलिड्स को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मतलब दो सॉलिड्स विच हैव रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जब पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर मैनर में होती है, लाइक दिस, मान लो मैं सॉलिड बना दूं ऐसे, तो ये देखो ये पार्टिकल्स ऐसे इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक रेगुलर ऑर्डर में आप देख पा रहे हो, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। एग्जाम्पल सभी के सभी मेटल्स, अगर कंपाउंड में एग्जाम्पल लूं तो सोडियम क्लोराइड, आपका एक एलोट्रोप कार्बन का डायमंड, और क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज बच्चों मटेरियल होता है जिससे घड़ी बनती है, आपने देखा होगा घड़ी पे क्वार्ट्ज लिखा होता है, तो वो कंपनी नहीं है, ठीक है, वो मटेरियल है जिससे आपकी जो क्लॉक है या वॉच है बनाई गई है, मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग वॉचेस
एंड क्लॉक्स, राइट। तो क्लॉक और वॉचेस बनाने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं क्वार्ट्ज, वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। हो गया, एग्जाम्पल याद हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं अमोर्फस सॉलिड की। तो बच्चों अमोर्फस सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन एनी स्पेसिफिक ऑर्डर, मतलब इर्रेगुलर अरेंजमेंट। इर्रेगुलर अरेंजमेंट, जिसमें पार्टिकल्स की इर्रेगुलर अरेंजमेंट होती है ना स्टूडेंट्स, वो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं। एग्जाम्पल देख लो, ग्लास इसका एग्जाम्पल है, जेल्स इसका एग्जाम्पल है, रबर इसका एग्जाम्पल है, प्लास्टिक इसका एग्जाम्पल है, क्वार्ट्ज ग्लास इसका एग्जाम्पल है। अभी बताता हूं ये क्या होता है, ठीक है। क्वार्ट्ज ग्लास इसका एग्जाम्पल है। आप देख पा रहे हो, जैसे ये एक पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये आगे भी है ऐसे, ठीक है, ऐसे इधर भी है, और ये देख रहे हो ये अमोर्फस सॉलिड है। आई होप सबको क्लियर हो गया है। आप देख पा रहे हो, अगर क्रिस्टलाइन में अगर पकड़ पा रहे हो आप, ये पैटर्न देख पा रहे होगे, ये देखो, मैं बना के दिखाता हूं आपको बच्चों, ये देखो, आपको ये पैटर्न हर जगह देखने को मिलेगा, आपको ये पैटर्न हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हेक्सागन सा बन रहा है, तो दिस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, इतना ध्यान रखो बस। अरेंजमेंट रेगुलर ऑर्डर में हो रही है तो क्रिस्टलाइन, इर्रेगुलर हो रही है तो बच्चों अमोर्फस, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, नोट कर लीजिएगा इतना। अब बात करते हैं क्वार्ट्ज ग्लास की, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों ये क्वार्ट्ज होता है जो क्रिस्टलाइन होता है। मेरा आपसे एक सवाल है, ध्यान से सुनना। जब मैं इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करूंगा, जब क्वार्ट्ज को मैं मेल्ट करूंगा, तो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? तो क्या बन जाएगा? अमोर्फस। क्या बन जाएगा? अमोर्फस। से कोई एक्स बन गया, एक्स सब्सटेंस। एक्स भी क्या, मैं इसको लिख देता हूं मोल्टन क्वार्ट्ज। मोल्टन क्वार्ट्ज जो किस नेचर का हो चुका है बच्चों? अब अमोर्फस, क्योंकि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट बिगड़ चुकी है। यानी सबको क्लियर है, क्रिस्टलाइन को अमोर्फस में अगर बनाना है तो हीट कर दो भैया, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट बिगड़ जाएगी और वो अमोर्फस बन जाएगा। अब अगर मैं इसको कूल कर दूं, ठीक है, कूल करने पर ये सॉलिड बन जाएगा, लेकिन उसको मैं बोलूंगा अब क्वार्ट्ज ग्लास, क्योंकि स्टिल ये अमोर्फस है। आप जानते हो, आपने हीट कर दिया किसी को और फिर उसको ठंडा किया, तो मैक्सिमम चांस क्या है, वापस आपको वैसा सॉलिड नहीं मिलेगा जैसा पहले था। तो पहले तो क्रिस्टलाइन था, तो अब फाइनली अभी भी क्या है आपका? अमोर्फस। तो इसको क्वार्ट्ज नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है? क्वार्ट्ज ग्लास। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वार्ट्ज ग्लास। अब घड़ी में जो निडल्स बनती हैं, वो निडल्स तो बनती हैं क्वार्ट्ज से, और जो घड़ी में आपका जो शीट यूज होती है, वो शीट बनती है किससे? क्वार्ट्ज ग्लास से। सो सिंपल। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया बात? क्लियर हो गई बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखें, अब आ गया इंपॉर्टेंट टॉपिक, द डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड, ध्यान से देखना। पहला डिफरेंस मैंने क्या लिखा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो इंटरनल अरेंजमेंट होती है ना, वो रेगुलर होती है, उनकी ज्योमेट्री रेगुलर होती है, डेफिनेट होती है। लेकिन अमोर्फस सॉलिड में जो इंटरनल अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, वो इर्रेगुलर होता है। कैसा होता है बच्चों? इर्रेगुलर। इसलिए उनकी कोई डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती है। कहीं पार्टिकल्स कम मिलेंगे आपको अमोर्फस सॉलिड में, तो कहीं ज्यादा मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, क्रिस्टलाइन में सेकंड पॉइंट है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। शार्प मतलब फिक्स्ड। डू नॉट हैव, यानी डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। फिक्स्ड मतलब, मान लो सपोज करो कोई सॉलिड बॉडी है और उसका मेल्टिंग पॉइंट सपोज करिए 500 डिग्री सेल्सियस है, 500 डिग्री सेल्सियस, यानी 500 डिग्री सेल्सियस पर वो मेल्ट हो जाएगा। एक सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट है से 500 से लेकर 700। अब 500 से लेकर 700 ऐसा रेंज दिया जा रहा है, इसका मतलब कुछ हिस्सा उसका 500 पर मेल्ट हो जाता है, कुछ 550 पर मेल्ट हो जाता होगा, कुछ 600 पर मेल्ट हो जाता है। तो
तो कुछ 700 पर मेल्ट होता है। मतलब ध्यान से देखिए, एक ऊपर लेकर चलता हूं आपको, ठीक है। देखो ये सॉलिड है, ठीक है, और एक क्रिस्टलाइन है ऐसा। तो इसको चाहे आप यहां से मेल्ट करो, चाहे इसको आप यहां से मेल्ट करो, चाहे इसको आप यहां से मेल्ट करो, चाहे इसको आप यहां से मेल्ट करो, हर जगह से ये एक ही मेल्टिंग पॉइंट पर एक ही टेम्परेचर पर मेल्ट होगा, क्योंकि हर जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा सॉलिड हो, ऐसा, तो यहां पर मेल्ट करूंगा तो किसी और टेम्परेचर पर होगा, और यहां पर मेल्ट करूंगा तो किसी और टेम्परेचर पर होगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का तो मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है, अमोर्फस में रेंज होता है, रेंज होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर आप नीचे बढ़ते हैं स्लाइड में, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, इसका फिक्स नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो डिफरेंस मैंने क्रिस्टलाइन और अमोर्फस में लिखा है कि जब आप इसकी क्रिस्टल्स बनाते हो, यानी जब इसको एक्सटर्नली देखते हो तो आपको रेगुलरिटी दिखती है, इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं दिखती है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। हालांकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट सिमिलर पॉइंट है। आप अगर फिर भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो फोर्थ पॉइंट समझते हैं। स्लाइड को थोड़ा नीचे कर देते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं बच्चों, जब उसको आप काटोगे ना तो आपको स्मूथ सरफेस मिलेंगे, रेगुलर कट मिलेगा। मतलब यहां आप लिख सकते हो स्मूथ सरफेस, ठीक है, और इसमें आपको इरेगुलर सरफेस मिलेगा। आप क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसमें पार्टिकल्स के अरेंजमेंट हर जगह बराबर है, उसको आप काटोगे ना तो दो आपको स्मूथ सरफेस मिलेंगे। लेकिन अमोर्फस सॉलिड को अगर आपने काटा, जिसमें पार्टिकल्स कहीं कम है कहीं ज्यादा, तो जब उसको काटोगे तो वो आपको सरफेस रफ से मिलेंगे। दैट्स सो सिंपल, कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिफ्थ पॉइंट, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन एंड दे डू नॉट हैव कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ व्हाट इज फ्यूजन? आप फ्यूजन समझें, फ्यूजन क्या होता है। तो बच्चों फ्यूजन का मतलब है पार्टिकल्स को बाइंड करना, एक तरह से कह लीजिए ठंडा करना है। तो ठंडा करने के लिए आप जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी इसका फिक्स्ड है, और फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स है। इसका ना फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स्ड है ना बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड है। देखो मैंने आपको यहां 8 डिफरेंस लिखवाए हैं, सभी को 5 डिफरेंस आने चाहिए। 5 में से कौन सा करना जरूरी है वो भी बता दूंगा। कौन सा पॉइंट तो करना ही करना है, बाकी आप 3 पॉइंट छोड़ सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए 6 पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स रिजिड होते हैं और इन पे थोड़ा फोर्स लगाने से इनकी शेप चेंज नहीं होगी। लेकिन अमोर्फस सॉलिड में क्या होगा, आप थोड़ा सा फोर्स लगाओगे और इनकी शेप चेंज हो जाएगी। दे कैन बी डिस्टॉर्टेड बाय बेंडिंग और कंप्रेसिंग फोर्सेस। तो थोड़ा सा माइल्ड फोर्स लगाया और ये अपनी शेप चेंज कर सकता है। इसी वजह से अमोर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड बोलते हैं। सूडो मतलब फॉल्स, फॉल्स सॉलिड मतलब सारी प्रॉपर्टीज जो सॉलिड की होनी चाहिए वो अमोर्फस में सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती। इस वजह से इसको फॉल्स सॉलिड या सूडो सॉलिड बोलते हैं, या सुपर कूल्ड लिक्विड। मैं लिक्विड नहीं कह रहा हूं, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ये एक ट्रू सॉलिड नहीं होता। वहीं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ट्रू सॉलिड्स कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, ट्रू सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड सूडो सॉलिड्स आर amorphous in nature, and we have discussed what is crystalline solid and what is amorphous solid. Now last point and the most important point, जो कि मैंने आपको 5 पॉइंट याद करने को बोले हैं, उनमें ये वाला पॉइंट याद होना चाहिए। दिस 8th पॉइंट, crystalline solids are anisotropic and amorphous solids are isotropic. Let's discuss it. What is anisotropic and what is isotropic? बच्चों आइसो मतलब सेम होता है, तो अमोर्फस सॉलिड में कुछ ऐसा होगा, कुछ सेम होगा, और एन लगने से वो चीज सेम नहीं होती। तो समझते हैं एक बार क्या सेम नहीं होती, ठीक है। लाइन पॉइंट्स पढ़ने से पहले एक बार इस सॉलिड को ध्यान से देखिएगा, यहां बना रहा हूं।
यहां पर पार्टिकल्स ऐसे दिखा दिया मैंने, ऐसे दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया, ये पॉइंट्स ऐसे दिखा दिए। ये कौन सा सॉलिड है बच्चों, ये कौन सा सॉलिड है? तुम कहोगे सर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, मैं कहूंगा बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ो। क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या पढ़ो बच्चों? प्रॉपर्टीज पढ़ो। तो कुछ बच्चे इस तरफ जाकर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे लेंथ में, कुछ बच्चे ब्रेड्थ में जाकर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कुछ बच्चे डायगोनली जाकर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो कोई प्रॉपर्टी मान लो, मैंने प्रॉपर्टी लिख दी रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस यहां पर बच्चों 2 ओम आया। ठीक है, इस तरीके से इस तरफ पढ़ा तो इसका रेजिस्टेंस 5 ओम आया, और डायगोनली पढ़ा तो इसका रेजिस्टेंस 6 ओम आया। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अगर आप डिफरेंट डायरेक्शंस में जाओगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। समझ में आ गया? अगर आप सॉलिड के डिफरेंट डायरेक्शन में जाओगे, डिफरेंट डायरेक्शन में जाओगे तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज भी डिफरेंट मिलेंगी। देखो सेम डायरेक्शन में तो सेम ही प्रॉपर्टी है, 2 ओम तो 2 ओम ही रहेगा थ्रू आउट द लेंथ, 5 ओम 5 ओम ही रहेगा थ्रू आउट द ब्रेड्थ, 6 ओम 6 ओम ही रहेगा थ्रू आउट द डायगोनल। बट वट वी आर डिस्कसिंग दैट डिफरेंट डायरेक्शंस में रेजिस्टेंस की वैल्यू देख रहे हो डिफरेंट है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज साथ ही साथ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, लाइट वाली जो प्रॉपर्टीज होती हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, इनकी वैल्यूज भी डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट होती हैं। वो मतलब होता है एन आइसोट्रॉपिक का। आइसो मतलब सेम, एन मतलब सेम नहीं। क्या सेम नहीं? फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम नहीं, डिफरेंट डायरेक्शंस में। सो सिंपल। यहां लिखा हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन एक्सेट्रा आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। समझ में आ गया? क्लियर होगी बात? तो ये आपको ध्यान रखना है, डिफरेंट डायरेक्शंस में वैल्यूज क्या है? डिफरेंट। अब इधर आ जाओ, अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक। बच्चा अचंभित, शॉकिंग, क्योंकि हर बार ऐसा होता है। स्टूडेंट कहता है अरे सर जिसमें अरेंजमेंट रेगुलर थी उसमें आप कह रहे हो कि प्रॉपर्टीज की वैल्यूज डिफरेंट रहेंगी, तो अमोर्फस में तो कोई चांस ही नहीं है, उसमें तो इरेगुलर होता है। आइसोट्रॉपिक का मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? भूल जाओ मैंने अमोर्फस को बोला। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डायरेक्शंस में जाने के बावजूद प्रॉपर्टीज की वैल्यूज सेम आएंगी। बच्चा शॉकिंग है, उसको समझ में नहीं आता है, तो चलिए समझाते हैं उसको। तो बच्चों मैंने एक सॉलिड बनाया ऐसे, और उसमें पार्टिकल्स के अरेंजमेंट ऐसे दिखा दी। बताओ ये कौन सा सॉलिड है? या अमोर्फस सॉलिड, राइट। तो मैंने बोला इसकी भी प्रॉपर्टीज पढ़ो। तो बच्चा कोई लेंथ में प्रॉपर्टी पढ़ता है, कोई बच्चा इसकी ब्रेड्थ में प्रॉपर्टी पढ़ता है, कोई बच्चा इसका डायगोनल में प्रॉपर्टी पढ़ता है, ऐसे पढ़ता है। अब इसकी इस डायरेक्शन में भी प्रॉपर्टी अलग अलग है, सेम डायरेक्शन में भी इसकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। मतलब कभी 2 आ रही है, कभी 3 आ रही है, कभी 4 आ रही है, कभी 5, सो ऑन। इधर वो ब्रेड्थ में जा रहा है तो भी इसका रेजिस्टेंस कुछ इस तरह का, कभी 4 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 2, कभी 1, कभी 5, ऐसे सो ऑन। डायगोनली पढ़ रहा है तो भी उसका रेजिस्टेंस कुछ 6 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, सो ऑन। तो तुम कहोगे सर ये तो सेम डायरेक्शन में भी डिफरेंट है। तो बच्चों साइंस में हमने सीखा है जब किसी एक्सपेरिमेंट में एक ही चीज के ऊपर डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, जैसे आपको फिजिक्स में सिखाया गया एरर्स एंड मेजरमेंट्स इन क्लास 11, तो आप उन वैल्यूज का एवरेज ले लेते हो फॉर सिंप्लीफिकेशन, राइट। अब देख रहे हो आप इस अमोर्फस सॉलिड के लेंथ में भी रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम ऐसे आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, सेम डायरेक्शन में भी। तो हम क्या ले लेंगे? एवरेज, एक वैल्यू बताने के लिए। मान लो इसकी एवरेज आ गई से 5, वैसे मान लो 5 आ गई। फिर मैं ब्रेड्थ में गया तो इतनी सारी वैल्यूज देखकर मैंने क्या किया? एवरेज ले लिया। तो इसकी वैल्यू आ गई मान लो 4.9, ठीक है। और मैंने इसका भी एवरेज लिया डायगोनली जाकर, इतनी सारी वैल्यूज आ रही हैं तो मैंने एवरेज ले लिया, इसके वैल्यू आ रही है 5.1। तो देख रहे हो आप आसपास ही वैल्यूज है। इसलिए डिफरेंट डायरेक्शंस में अमोर्फस सॉलिड्स में
डिफरेंट डायरेक्शंस में प्रॉपर्टीज इसलिए आपको सिमिलर मिलती है क्योंकि आप एवरेज लेकर बताते हो, और एवरेज वैल्यूज बच्चों सिमिलर ही आती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक्चुअली डिफरेंट है सेम डायरेक्शन में भी, लेकिन हमने एवरेज लिया हुआ है, एवरेज लेने की वजह से वैल्यू सिमिलर बन गई। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं उसमें प्रॉपर्टीज की वैल्यूज डिफरेंट डायरेक्शंस में सेम होती है क्योंकि वो एवरेज ली हुई है, ठीक है, और क्रिस्टलाइन में डिफरेंट होती है। क्लियर? चलिए बात करते हैं अब क्लासेस। अब मुझे एक बात बताइए, आप चैप्टर में आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना चाहोगे या अमोर्फस पढ़ना चाहोगे? सोचो एक बार, वीडियो पॉज करके सोचो कि चैप्टर में आगे आपको क्रिस्टलाइन पढ़ना चाहिए, अमोर्फस पढ़ना चाहिए। ये टॉपिक देखे बिना, देख लिया है तो भी अपने आप से ईमानदारी से बात करिए और सोचिए कि सर आगे क्रिस्टलाइन पढ़ाएंगे या अमोर्फस पढ़ाएंगे और क्यों करेंगे ऐसा। देखो बच्चों, डेफिनेशन तो मैंने आपको क्रिस्टलाइन और अमोर्फस की दे ही थी, डिफरेंस भी मैंने आपको दे दिया, तो अब क्या रह गया? प्रॉपर्टीज पढ़नी है ना। तो मैं ऐसे सॉलिड को क्यों पढ़ूंगा जिसके डिफरेंट डायरेक्शंस में वैल्यू सेम आ रही है? उसको पढ़ने की क्या जरूरत है? हम तो ऐसे सॉलिड को पढ़ेंगे जिसमें डिफरेंट डायरेक्शंस में वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं, और वो कौन है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसलिए टॉपिक आगे क्या पढ़ना है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लासेस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब बच्चा सोचेगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की टाइप। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको कहूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड तो भैया 10 टाइप का होता है, उन 10 टाइप में क्या कॉमन है? तुम कहोगे सर 10 टाइप में ये तो कॉमन है ही है कि उसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर ऑर्डर में पाएगी। फिर टाइप किस बेसिस पे बना हुआ है? पार्टिकल्स हैं कौन? क्या रेगुलर अरेंजमेंट एटम्स की है? क्या रेगुलर अरेंजमेंट आयंस की है? क्या रेगुलर अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स की है? क्या रेगुलर अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स की है? क्या उस बेसिस पर टाइप बनी है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो आपको ध्यान रखना है, मैं थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करता हूं। क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप बनी है किस बेसिस पे? टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स की बेसिस पर, कि वो पार्टिकल्स एटम्स हैं क्या, वो आयंस हैं क्या, वो मॉलिक्यूल्स हैं क्या, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या, उस बेसिस पर। चाहे एटम से बना हो, चाहे आयन से बना हो, चाहे मोबाइल से बना हो, मतलब मॉलिक्यूल से बना हो, चाहे इलेक्ट्रॉन से बना हो, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर रहेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक को हम बोलते हैं आयनिक सॉलिड, एक को बोलते हैं मेटेलिक सॉलिड, एक को बोलते हैं कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड, और एक को बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मेरे हिसाब से 4 नाम में से 2 नाम तो सबको क्लियर हो गए कि सर आयनिक सॉलिड बोलेंगे तो आयनिक सॉलिड में पार्टिकल्स आयंस हैं। सर अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं। बस मेटेलिक और कोवलेंट सीखना है, बात बन गई। चलिए तो मैंने एक टेबल सी बनाई है, उस टेबल से स्टडी करते हैं कैसे क्या सिस्टम होता है। चारों नाम लिख लीजिएगा। चलिए पहले बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड की। देखिए नंबर 1, आपको क्या याद करना है सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से। ये आपका सीबीएसई का सिलेबस है जिसमें आपको ये चीजें पढ़नी है, बस ये सब नहीं पढ़ना है। फिर भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ये सब नहीं पढ़ना है फिर भी। देखो मेटेलिक सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, मैं आपको समझता हूं, थोड़ा और बढ़िया तरीके से बता देता हूं। ये आप लिख लेना, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल्स। कर्नल की स्पेलिंग में फिर लिख देता हूं ताकि सबको क्लियर हो जाए। यहां लिख देता हूं कर्नल्स। बच्चों कर्नल वर्ड कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन्स का झुंड बहुत ज्यादा हो, व्हेन देयर इज sea of mobile electrons and there are some positive charge particles, so that positive charge particles have special name called kernels. तो आप मेटेलिक सॉलिड बता सकते हो फ्री इलेक्ट्रॉन से, यानी मोबाइल इलेक्ट्रॉन से, और कर्नल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन से और कर्नल्स से। व्हाट आर कर्नल्स? कर्नल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। दे हैव दिस नेम when they are surrounded by so many mobile electrons. Then we have a special name of positive charge particles called kernels. That's so simple.
राइट। तो आप ध्यान रखना, मेटेलिक सॉलिड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स से और कर्नल से बने, सीबीएसई में आ सकता है, ये पेपर में पूछ सकता है, ध्यान रखना। आयनिक सॉलिड में कैटायन और एनायन से बने होते हैं, यानी आयंस से। नेटवर्क सॉलिड यानी कोवेलेंट सॉलिड, ये बने होते हैं एटम से, और मोलिकुलर सॉलिड बने होते हैं मोलिक्यूल्स से। मैं आपको एक बार ऊपर बता देता हूं, देखो आयनिक सॉलिड बने होते हैं आयन से, मेड अप ऑफ आयंस। कोवेलेंट सॉलिड बने होते हैं मेड अप ऑफ एटम्स। मोलिकुलर सॉलिड बने होते हैं मॉलिक्यूल से, मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। और मेटेलिक सॉलिड बने होते हैं मेड अप ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल्स। ये आपको याद करना है, याद कर लेना, कर लोगे। आयनिक सॉलिड आयन से, मोलिकुलर सॉलिड मॉलिक्यूल से, कोवेलेंट सॉलिड एटम से, तो मेटेलिक सॉलिड इलेक्ट्रॉन्स और कर्नल से। ये आपको याद करना है। अब एक्स्ट्रा चीज बता देता हूं, आप याद कर पाओ तो। ये हटा देते हैं। तो ये जो मेटेलिक सॉलिड होता है, ठीक है, ये जो मेटेलिक सॉलिड होता है, ये जो मेटेलिक सॉलिड है, उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो मेटेलिक बॉन्ड होता है। आयनिक सॉलिड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सबको पता है। कोवेलेंट सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और मोलिकुलर सॉलिड में डिपेंड करता है, मोलिकुलर सॉलिड की भी टाइप होंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम तीन को देखते हैं, चलो इन तीनों की बात करते हैं। पहले हम तीन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो फिर से बात करते हैं। मेटेलिक सॉलिड किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और कर्नल से। आयनिक सॉलिड किससे बना हुआ है? आयंस से। कोवेलेंट सॉलिड किससे बना हुआ है? एटम से। होगी बात? ठीक है। मेटेलिक सॉलिड में अट्रैक्शन मेटेलिक बॉन्ड, आयनिक सॉलिड में अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और कोवेलेंट सॉलिड में अट्रैक्शन नाम बताता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। प्रॉपर्टीज ये मैंने लिखी हुई हैं, ये आपको वैसे ही देखनी है, कोई इसमें इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। एग्जाम्पल आप जरूर कर लेना। मेटेलिक सॉलिड के एग्जाम्पल तो सबको पता ही है, आयनिक सॉलिड भी आपको पता ही होंगे, सॉल्ट सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है। और कोवेलेंट सॉलिड आप जानते हो, नेटवर्क बोला तो डायमंड तो याद आना ही था। डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, सिलिकॉन के कंपाउंड है, ऑक्साइड हो चाहे कार्बाइड हो, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। SiO2 इज ऑल्सो कॉल्ड सिलिका। ठीक है। SiO2 इज ऑल्सो कॉल्ड सिलिका। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल एक एक दो दो सबके याद होने चाहिए। चलिए अब मोलिकुलर सॉलिड की बात करते हैं, नोट कर लीजिए इतना। फोर्थ टाइप, ये जो फोर्थ टाइप है ध्यान से देखना। मोलिकुलर सॉलिड इज ऑल्सो डिवाइडेड एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। फिर से, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। पता होना चाहिए आपको मोलिकुलर सॉलिड्स की फर्दर तीन टाइप्स हैं, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो बच्चों नॉन पोलर में नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ है। पोलर में पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डेड में किससे बना हुआ है? मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन हो और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। आप हीट्रो एटम की जगह पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी लिख सकते हो। हीट्रो मतलब डिफरेंट एटम। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर? क्लियर होगी बात? तो ये आपको ध्यान रखना है, कर लोगे? ठीक है। अगर वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उसमें अट्रैक्शन डिस्पर्जन फोर्स की वजह से है। डिस्पर्जन फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड लंडन फोर्स, ऑल्सो कॉल्ड लंडन फोर्स, इंग्लैंड फोर्स, लंडन फोर्स, राइट। एंड पोलर मॉलिक्यूल हो तो उसमें अट्रैक्शन होता है बच्चों, डिस्पर्जन तो होता ही होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी होता है। और हाइड्रोजन बॉन्डेड में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल आप याद कर ही लेंगे, इसका एग्जाम्पल नोट कर लें एक बार इसको। आई होप सबने नोट कर लिया होगा, तो मैं मिटा देता हूं। तो बच्चों एक चीज आप जान लें, आपको क्या क्या याद करना है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में उनकी 4 टाइप के होते हैं, और 4 टाइप में वो ये 4 नाम होते हैं कि मेटेलिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है एंड मोलिकुलर सॉलिड है। मोलिकुलर सॉलिड फर्दर
3 टाइप में बटा होता है, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, तो आपको इन सॉलिड्स के क्या याद करना है कि किन पार्टिकल से बने हैं। जैसे आयनिक सॉलिड आयन से बना है, कोवेलेंट सॉलिड एटम से बना है, मोलिकुलर सॉलिड मॉलिक्यूल से बना हुआ है, और मेटेलिक सॉलिड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और कर्नल्स से बना हुआ है। बस यही याद करना है। एक्स्ट्रा ये याद कर सकते हैं कि बीच में कौन सा अट्रैक्शन है, वो भी दिया हुआ है मैंने, और कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं वो भी आप देख सकते हो। एग्जाम्पल 1 1 2 2 सबके याद कर लेना। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं, हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं अभी। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। नाउ वी नो व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। If you represent crystalline solid on a plane of paper, on a blackboard, on a whiteboard, then we represent crystalline solid in 3-dimensional form and we call it crystal lattice. तो crystal lattice crystalline solid को ही बोलते हैं, बस उस 3-dimensional representation को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया crystal lattice। क्लियर हो गया? इसको आप स्पेस लैटिस भी बोल सकते हो। मैं डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूं। आज हम इतना ही करेंगे जितना मैंने आपके ऊपर डिस्कस किया है। एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखो ये देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो, ये 3-डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। बहुत बड़ा क्यूब स्पेस लैटिस, उसमें से एक छोटा सा क्यूब, उसका हिस्सा भी तो क्यूब ही पाएगा, उसको यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। तो मैं कल डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है। एक बहुत बड़ा कोन है, उसका छोटा हिस्सा भी कोन ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप छोटा हिस्सा उसका कोन नहीं निकाल रहे हो तो आपको बॉडी को डिवाइड करने नहीं आता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और कल हम इसको डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे से। और एक चीज़ का फिर मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, आपके डाउट्स आप मार्क करते रहिए। ठीक है, और जो चीज़ समझाने वाले एट ए टाइम टीचर आपको समझा देता है, द डाउट्स विच विल टेक टाइम, ठीक है, उसमें टीचर एक पर्टिकुलर टाइम लेकर आपको खुद बता देगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा पैक्ड है यार। 9th का क्लास लेना होता है, 10th का क्लास लेना होता है, 11th का क्लास लेना होता है, 12th का क्लास लेना होता है, 12th का लाइव लेना पड़ता है, 11th का लाइव लेना पड़ता है। समझ रहे हो आप? 1 मंथ कोर्स चलाना पड़ता है, वो 1 मंथ कोर्स भी चल रहा है, क्रैश कोर्स भी चल रहा है, तो उसमें 8-9 घंटे हो जाते हैं बच्चे बनाते। ठीक है, तो आपको जैसे ही मौका मिलेगा टीचर को, मुझे मौका मिलेगा, तो मैं आपको डाउट्स कवर करवा दूंगा जो बड़े बड़े डाउट्स हैं। ठीक है, तब तक उनको इंटरफेयर मत होने दीजिए आपकी इस चैप्टर में, और ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको भी अच्छे नंबर लाने हैं और वो तभी पॉसिबल है जब रोज का काम आप रोज करेंगे। थैंक यू।